गांव के किनारे बसा चौहान परिवार अब अपने पुराने घर में शायद ही कभी हंसता था। कभी इस घर की चौखट पर बच्चों की खिलखिलाहट गूंजती थी, लेकिन अब सिर्फ बर्तन और पुरानी घड़ी की टिक-टिक सुनाई देती थी। इस घर में रहती थी शारदा चौहान, जिसकी आंखों में हर सुबह उम्मीद झिलमिलाती, लेकिन दिन ढलते ही वही उम्मीद राख में बदल जाती। उसका बेटा अमित शहर में नौकरी करता था और उसकी पत्नी नीलम, जिसे लोग आधुनिक और तेज जुबान वाली बहू कहते थे। अमित पहले हर हफ्ते फ़ोन करता, माँ की तबीयत पूछता, लेकिन अब महीने गुजर जाते फ़ोन तक नहीं आता। गांव में लोग कहते, बेटा तो खूब कमाता है, पर माँ को शायद अब ज़रूरत नहीं। शारदा ये सुनकर मुस्कुराती, नहीं रे, वो बहुत व्यस्त रहता है। पर उस मुस्कुराहट के पीछे छिपी थी गहरी तन्हाई। एक दिन डाकिया आया और बोला, अम्मा, आपके नाम कोई खत नहीं आया महीनों से। शारदा ने हल्के से कहा, शायद वो अब मेल नहीं भेजता, सब मोबाइल वाला ज़माना है। पर असलियत ये थी कि वो अब खुद हर रात एक खत लिखती थी, अपने बेटे अमित को। हर खत में वही बातें होती, खाना समय से खा लेना, बहू का ध्यान रखना, तुम्हारे बिना घर सूना लगता है। पर ये खत वो भेजती नहीं थी, लकड़ी के पुराने बक्से में रखती जाती थी, जैसे अपने दुखों को जमा कर रही हो। गांव के लोग जब कभी पूछते, अम्मा अमित कब आ रहा है, तो वो कहती, बस दिवाली में आएगा। पर 3 साल से कोई दिवाली उसके बिना बीत चुकी थी। नीलम अपने शहर के फ्लैट में अमित को रोज समझाती, तुम्हारी माँ का क्या है, बस नाटक करती है ताकि तुम गांव जाओ, वहां जाओगे तो खर्चा बढ़ेगा, काम छूटेगा। अमित कभी कुछ कह नहीं पाता, वो चुप रह जाता, जैसे किसी ने उसकी जुबान बांध दी हो। एक रात जब शारदा ने चौखट पर दीपक जलाया तो हवा के झोंके से वो बुझ गया। उसने मुस्कुराकर कहा, शायद अब मेरी याद में कोई दीपक जलाने वाला भी नहीं। तभी उसके पड़ोसी बूढ़े हरिशंकर ने कहा, भाभी, आपने अमित को चिट्ठी भेजी? शांता बोली, हरिशंकर भैया, अब कौन पढ़ता है चिट्ठियां? वो जानती थी अब रिश्ते व्हाट्सएप के नीले टिक तक सीमित हो चुके थे। एक दिन गांव में शहर से एक कार रुकी, लोग दौड़े देखने, अरे अमित आया है। लेकिन कार से उतरी थी सिर्फ एक महिला, नीलम। उसने कहा, माँ कहाँ है? गांव वाले बोले, घर में ही होंगी, लेकिन आप अचानक? नीलम ने कहा, बस कुछ जरूरी कागज लेने आई हूं। वो घर में गई, चारों ओर देखा, पुरानी दीवारों, लकड़ी की अलमारी और बक्से की महक में माँ की सांसें अब भी महसूस हो रही थी। उसने वो बक्सा खोला और उसमें रखी सैकड़ों चिट्ठियां देखी। हर एक खत में अमित लिखा था। नीलम ने धीरे से पढ़ना शुरू किया, बेटा, जब तू छोटा था, तेरे बुखार में मैंने 3 रातें नहीं सोई। आज भी तेरे बिना नींद नहीं आती। नीलम को कभी मत डांटना, वो तेरी जिंदगी है। जब तू आना तो तेरे लिए बेसन के लड्डू बनाऊंगी। नीलम के हाथ कांपने लगे। उसने रोका, पर हर पन्ना एक जख्म जैसा लग रहा था। तभी पीछे से पड़ोसी की आवाज आई, बिटिया, अब वो खत पढ़ेगी तो क्या, अम्मा तो 3 दिन पहले ही अस्पताल ले जाई गई हैं। नीलम के कदम डगमगा गए। वो भागती हुई अस्पताल पहुंची। वहाँ एक कोने में शारदा शांत लेटी थी, ऑक्सीजन मास्क चेहरे पर, आंखें बंद। डॉक्टर ने कहा वो अब ज्यादा नहीं बोल पाती। नीलम ने उनके हाथ पकड़े, माँ, माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था आपने हर दिन मेरा और अमित का इंतज़ार किया। शारदा ने धीरे से आंखें खोली, मुस्कुराई और धीमे से कहा, अब तो तू आई है ना। नीलम फूट फूट कर रो पड़ी। तब भी अस्पताल के बाहर अमित की कार आकर रुकी। उसे जैसे किसी ने भीतर खींच लिया। उसने माँ को देखा, आंखों से आंसू बहे। माँ, मुझसे गलती हो गई। शारदा ने उसका हाथ छूते हुए कहा, अब बस एक बात सुन ले बेटा, और फिर उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। अमित और नीलम दोनों वहीं टूट कर रह गए। अस्पताल के कमरे में सन्नाटा पसरा था। मशीनों की बीप अब बंद हो चुकी थी। दीवार की घड़ी का टिक टिक मानो हर सेकंड अमित के दिल में चुभ रहा था। उसने माँ का ठंडा होता हाथ पकड़कर धीरे से कहा, माँ, बस एक बार बोल दो, माफ़ कर दो मुझे। लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी थी। नीलम पीछे खड़ी थी, उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। उसकी आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे। बाहर आसमान में बादल गहराए हुए थे, जैसे प्रकृति भी शारदा के जाने का शोक मना रही थी।
गांव वालों ने अगले दिन सुबह अंतिम संस्कार की तैयारी की। पुराना घर फिर एक बार सजीव हो उठा, पर अब वहाँ जीवन नहीं, सिर्फ यादें थी। लोग कहते शारदा बहुत अच्छी औरत थी, हमेशा मुस्कुराती रहती थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो मुस्कान कितनी टूटी हुई थी। अमित ने माँ की चिता के पास बैठकर घंटों रोया। फिर उसने वही बक्सा उठाया जिसमें माँ की चिट्ठियाँ रखी थी। उसने उनमें से एक खत खोला। बेटा, अगर कभी तुम मेरा चेहरा नहीं देख पाए तो याद रखना, तेरी हर सुबह मेरी दुआओं से शुरू होती है। अमित की आंखें नम हो गईं। उसने बक्सा छाती से लगाया, जैसे माँ की याद को फिर से गले लगा लिया हो। गांव के बुजुर्ग हरिशंकर ने पास आकर कहा, बेटा, तेरी माँ तेरे लौटने का इंतजार करती रही। हर त्योहार पर दिया जलाती, कहती आज मेरा बेटा आएगा, लेकिन अब वो दीपक बुझ चुका है। अमित ने आंखें बंद कर ली। 3 दिन बाद जब सब रस्में पूरी हो गई, अमित गांव के घर में अकेला बैठा था। दीवार पर टिंगे माँ की पुरानी तस्वीर को देखता रहा। तभी उसे एहसास हुआ कि माँ ने सिर्फ प्यार नहीं छोड़ा, बल्कि एक राज भी पीछे छोड़ दिया था। अलमारी के पीछे एक पुराना लिफाफा गिरा, जिस पर लिखा था, मेरे जाने के बाद खोलना। अमित ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। उसमें लिखा था, बेटा, अगर तू ये चिट्ठी पढ़ रहा है तो शायद मैं अब नहीं हूँ, लेकिन मैं तुझे दोष नहीं देती। मैं जानती हूँ कि जिंदगी और जिम्मेदारियाँ इंसान को दूर कर देती हैं। बस एक बात याद रख, जो माँ से रिश्ता तोड़ता है वो खुद से रिश्ता तोड़ लेता है। मेरे बाद ये घर बेच देना, लेकिन इसके आंगन में लगा नीम का पेड़ मत कटवाना, उसमें तेरी माँ की सांसें बसी हैं। अमित चुप हो गया। वो बाहर जाकर नीम के पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। हवा चली, पत्ते सरसराए, जैसे माँ की आवाज़ कानों में गूंज उठी। बेटा, भूले तो नहीं ना? उसने आंसू पोंछे और नीलम की ओर देखा। नीलम अब तक खामोश थी, उसके भीतर पछतावे की आग जल रही थी। वो बोली, अमित, मैंने माँ को गलत समझा। मैं उन्हें अपने लिए बोझ समझती थी, पर वो तो बस हमें जोड़ने की कोशिश कर रही थी। अमित ने कहा, अब सब खत्म हो गया, हमने बहुत देर कर दी। नीलम ने धीरे से कहा, नहीं, शायद अभी कुछ बाकी है। अगले दिन नीलम ने गांव के बच्चों को बुलाया। उसने वही बक्सा खोला और बच्चों को चिट्ठियां पढ़कर सुनाने लगी। हर चिट्ठी में माँ का प्यार था, उम्मीद थी और एक सबक था, रिश्ते वक्त नहीं, भावनाओं से चलते हैं। गांव के बुजुर्ग भी आकर बैठे, सभी की आंखें भर आईं। किसी ने कहा, शारदा अम्मा चली गई, पर उन्होंने हम सबको रिश्तों की कीमत समझा दी। अमित धीरे धीरे अपने अंदर टूट चुका था। उसने शहर लौटने से इनकार कर दिया। कहा, अब मैं यही रहूंगा, इस घर और इस पेड़ के साथ। नीलम ने भी सिर झुका लिया। शायद यही माँ की आखिरी इच्छा थी। रात को जब सब सो गए तो आंगन में हल्की हवा चली, नीम के पेड़ से पत्ते झरने लगे। अमित ने ऊपर देखा और उसे लगा कोई मुस्कुरा रहा है। उसने बुदबुदाया, माँ, अब मैं यहाँ हूँ, कहीं नहीं जाऊँगा। नीलम ने उसके कंधे पर हाथ रखा और धीरे से कहा, अब हमें उनकी चिट्ठियों की तरह खुद लिखना होगा, अपने दिल की बात। अगले दिन अमित ने एक सफ़ेद कागज़ उठाया और लिखा, माँ, अब मैं हर दिन तुम्हें एक चिट्ठी लिखूंगा, चाहे तुम जवाब दो या नहीं। उसकी आंखों से आंसू गिरे, पर इस बार वो आंसू हल्के थे, जैसे किसी ने उसके दिल का बोझ उतार लिया हो। घर की दीवारें अब खामोश नहीं थीं। हर सुबह नीम के पत्तों की सरसराहट में माँ की हंसी गूंजने लगी थी। नीम के पेड़ के नीचे बीतते हर दिन में अब शांति थी, लेकिन उस शांति के पीछे एक खालीपन भी था। शारदा चौहान के जाने के बाद घर की दीवारें जैसे अब भी उनकी बातें सुनती थीं। अमित अब गांव में ही रहने लगा था। हर सुबह वह उठकर माँ की तस्वीर के सामने दिया जलाता, फिर आंगन में बैठकर चिट्ठी लिखता। वो हर बार कागज पर लिखता, माँ, आज भी मैं तुम्हें याद कर रहा हूँ। गांव वाले अब उसे देखकर कहते, शहर वाला अब गांव का बन गया। लेकिन अमित को शहर की चमक अब धुंधली लगने लगी थी। उसे अब सुकून सिर्फ उस पुराने नीम के नीचे मिलता था। एक दिन जब बारिश की पहली बूंदें गिरी तो अमित ने देखा, माँ की अलमारी से एक और पुराना लिफाफा गिरा। ये वही बक्सा था जिसमें उसने पहले चिट्ठियां पाई थीं, लेकिन इस बार उस लिफाफे पर लिखा था, मेरे बेटे के नाम। अमित हैरान रह गया। मेरे बेटे के नाम? उसने बुदबुदाते हुए कहा, पर माँ को कैसे पता कि मेरा बेटा भी होगा? नीलम उस वक्त दरवाजे पर खड़ी थी। उसने कहा, खोलो अमित, शायद ये भी माँ की कोई सीख हो। अमित ने धीरे धीरे लिफाफा खोला। उसमें एक छोटा कागज था जिस पर शारदा के जाने पहचाने अक्षर थे। जब ये चिट्ठी किसी बच्चे के हाथ में आए तो उसे बता देना कि उसकी दादी ने उसे देखा नहीं, पर हर दिन उसके लिए दुआ की। और अगर वो पूछे कि दादी क्यों नहीं आई तो कहना, क्योंकि कुछ लोग शरीर से जाते हैं पर आशीर्वाद से नहीं। ये पढ़ते ही अमित की आंखें भर आईं। नीलम ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, देखा, माँ ने हमें पहले से माफ कर दिया था। अमित ने कहा,
हाँ, और उन्होंने हमें ये भी सिखाया कि माँ का रिश्ता वक्त से नहीं, आत्मा से होता है। अगले दिन अमित ने करा कि वो गांव के बच्चों के लिए एक छोटा स्कूल शुरू करेगा, शारदा पाठशाला। वो चाहता था कि जिस माँ ने उसे शिक्षा, प्यार और संस्कार दिए, उसका नाम हर बच्चे की जुबान पर हो। नीलम ने पूरा साथ दिया। धीरे धीरे गांव में शारदा अम्मा का नाम फिर से जिंदा हो गया। बच्चे हर सुबह नीम के नीचे बैठकर गाना गाते। दादी की बातें, दादी की सीख हर दिल में जिंदा रखती थी वो एक रोशनी। पर इस सुखद माहौल के बीच एक और रहस्य बाकी था। एक रात नीलम ने देखा कि अलमारी के नीचे एक छोटा सा डिब्बा था जो अब तक किसी ने नहीं खोला था। उसने उसे उठाया और अमित के पास लाई। डिब्बे के अंदर कुछ पुरानी तस्वीरें थीं, एक जवान औरत की जो मंदिर के पास खड़ी थी। पीछे लिखा था, मेरी सबसे बड़ी भूल। नीलम ने कहा, ये कौन है? अमित ने तस्वीर ली और ध्यान से देखा, फिर बोला, ये मेरी माँ की छोटी बहन होगी, पर मैंने कभी सुना नहीं कि उनकी कोई बहन थी। अगले दिन अमित हरिशंकर जी के पास गया। उन्होंने तस्वीर देखकर गहरी सांस ली और कहा, हाँ बेटा, शारदा की एक बहन थी, मीरा। दोनों में बहुत प्यार था, लेकिन मीरा ने किसी गैर जात के लड़के से शादी की थी। समाज ने उसे निकाल दिया और शारदा ने मजबूरी में रिश्ता तोड़ लिया। तब से वो खुद को दोष देती रही। अमित के दिल पर जैसे किसी ने पत्थर रख दिया। वो घर लौटा और माँ की तस्वीर के सामने बैठ गया। माँ, तुमने इतना दर्द अकेले कैसे झेला? उस रात नीम के पत्तों से टपकती बारिश की बूंदें उसके गालों से मिल गई। अगले हफ्ते अमित ने तय करा कि वो मीरा को ढूंढेगा। उसने आसपास के गांव में पूछा, नाम बताया, तस्वीर दिखाई। आखिर एक बुजुर्ग औरत ने कहा, हाँ बेटा, मीराबाई अब शहर के वृद्धाश्रम में रहती हैं। अमित और नीलम अगले दिन शहर पहुंचे। वो वृद्धाश्रम की दीवारों के बीच एक शांत और थकी हुई औरत के पास पहुंचा। वो बिस्तर पर बैठी थी, आंखों में गहराई और चेहरे पर दर्द था। अमित ने कहा, क्या आप मीरा चौहान हैं? वो बोली, हाँ, पर अब मुझे कोई उस नाम से नहीं बुलाता, सब मीराबाई कहते हैं। अमित ने कांपते हुए कहा, मैं शारदा चौहान का बेटा हूँ। मीराबाई के हाथ से चाय का प्याला गिर गया। उनकी आंखें फैल गईं। शारदा, मेरी बहन, वो कैसी है? अमित चुप रहा। बस इतना कहा, वो अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने आपके लिए एक चिट्ठी छोड़ी थी। उसने वो कागज मीरा के हाथ में रखा। मीरा ने पढ़ा, मीरा, मैंने तुझे छोड़ा, लेकिन तुझसे प्यार कभी नहीं छोड़ा। जब मेरी मौत हो तो ये समझना कि तेरी दीदी अब सुकून में है। अगर मेरा बेटा तुझसे मिले तो उसे गले लगा लेना, क्योंकि उसमें मेरा ही अंश है। मीराबाई के आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने अमित को गले लगाया और बोली, तुम्हारी माँ मुझे अब भी याद थी? अमित ने कहा, हर दिन। उन्होंने आपको हर चिट्ठी में याद किया। मीरा बोली, तो अब मैं यहीं रहूंगी तुम्हारे साथ। अमित उन्हें लेकर गांव लौट आया। गांव वालों ने जब देखा कि शारदा की खोई हुई बहन वापस आई है तो सबने उनका स्वागत किया। नीम के पेड़ के नीचे अब एक नहीं, दो औरतों की यादें थीं। एक चली गई, एक लौटी हुई। अमित ने शारदा की तस्वीर के सामने दीपक जलाया और बोला, माँ, अब आपकी अपूर्ण कहानी पूरी हो गई। नीलम उसके बगल में खड़ी थी, आंसू उसके आंखों से बह रहे थे। उसने धीरे से कहा, कभी कभी रिश्ते समय से नहीं, अधूरी चिट्ठियों से पूरे होते हैं। और नीम के पत्ते हवा में झूम उठे, जैसे माँ मुस्कुरा रही हों, कहते हुए, अब मेरी चिट्ठी पहुंच गई। गांव की सुबह पहले जैसी नहीं रही थी। अब नीम के नीचे बच्चों की हंसी, मीराबाई की मधुर आवाज और अमित के कदमों की आहट, सब मिलकर उस घर को फिर से जिंदा कर रहे थे। लेकिन हर खुशी के पीछे एक सन्नाटा अब भी बाकी था। शारदा अब नहीं थी, पर उनकी उपस्थिति हर कोने में महसूस होती थी। रात को दीपक की लौ जब हवा में डगमगाती तो वैसा लगता जैसे कोई पास आकर कह रहा हो, अभी मैं यहीं हूँ। अमित अब गांव का सम्मानित आदमी बन चुका था। वो हर हफ्ते गांव के बच्चों को अपने हाथों से खाना खिलाता, कहता, ये दादी माँ का प्रसाद है। बच्चे हंसते और कहते, दादी माँ अब भी हमें देखती हैं। नीलम अब पहले से बदल चुकी थी। उसके चेहरे पर अब घमंड की जगह सादगी और अपराध बोध का साया था। वो अक्सर रातों में नीम के नीचे बैठती और चुपचाप कहती, माँ, अगर सुन रही हो तो बस माफ कर दो मुझे। एक रात जब पूरा गांव सो गया था, अचानक हवा तेज चली। नीम के पत्ते जोर से झूमने लगे। अमित ने खिड़की से झांका और देखा कि आंगन के बीच दिए अपने आप जल उठे। उसने नीलम को जगाया, देखो नीलम, ये कैसे? दोनों बाहर आए। दियों की लौ हवा में स्थिर थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें थामे हुए हो। तभी हवा में एक हल्की सी खुशबू फैली, वही खुशबू जो माँ के सरसों के तेल से लगने वाली थी। नीलम की आंखों से आंसू बह निकले। वो बोली, ये माँ है ना? अमित ने बस सिर झुका लिया। उस पल दोनों ने महसूस किया
कि माँ सिर्फ मिट्टी नहीं बनी, वो इस हवा, उस रोशनी, उस आशीर्वाद में बदल गईं जो हर दिन उनके घर में बहती थी। अगले दिन गांव में एक अफवाह फैल गई। शारदा अम्मा की आत्मा रात को नीम के नीचे दिखी थी। कुछ लोग डर गए, कुछ ने कहा वो आत्मा नहीं, आशीर्वाद है। अमित ने सबको समझाया, मत डरो, माँ लौट कर नहीं आई, वो कभी गई ही नहीं थी। लेकिन इसी बीच एक घटना ने सबका दिल दहला दिया। रात के समय वृद्धाश्रम से एक पत्र आया। मीराबाई की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। अमित और नीलम तुरंत शहर पहुंचे, पर इस बार वो देर कर चुके थे। मीराबाई की सांसें रुक चुकी थीं, लेकिन उनके तकिए के नीचे एक चिट्ठी रखी थी। उस पर लिखा था, दीदी, अब मैं आ रही हूं तेरे पास, पर इस बार हमें कोई जुदा नहीं कर पाएगा। मैंने तेरी हर बात अपने दिल में रखी। अब जब हम दोनों नहीं रहेंगे तो दुनिया को याद दिलाना, बहनों का रिश्ता कभी खत्म नहीं होता, बस वक्त के पीछे छिप जाता है। अमित की आंखों से आंसू झरने लगे। उसने चिट्ठी को माथे से लगाया। शहर से लौटकर उसने नीम के पेड़ के नीचे माँ और मीराबाई की राख एक साथ रखी। उसने कहा, अब दोनों साथ हैं, जैसे होना चाहिए था। गांव वालों ने उस जगह को माँ का आंगन कहना शुरू कर दिया। नीलम ने वहां एक छोटा मंदिर बनवाया, जिसमें किसी देवी की मूर्ति नहीं, बल्कि एक खाली दीपक रखा गया। वो कहती, ये दीपक उस माँ का प्रतीक है जिसकी रोशनी कभी बुझती नहीं। दिन बीतते गए, पर अमित के दिल का दर्द कम नहीं हुआ। वो हर रात नीम के नीचे बैठता और अपनी माँ से बातें करता। कभी कहता, माँ, आज बारिश आई, तुम्हारी जैसी खुशबू थी। कभी कहता, माँ, आज मैंने एक बच्चे को खाना खिलाया, तुम्हारी तरह मुस्कुराया। और कभी बस चुप रहकर आसमान देखता, जैसे ऊपर किसी खिड़की में कोई झांक रहा हो। एक दिन गांव में बिजली का नया ट्रांसफार्मर लगाने आए लोग पेड़ के पास गड्ढा खोदने लगे। अमित दौड़ता हुआ आया और बोला, रुको, ये जगह मत छेड़ो। लेकिन मशीन पहले ही जमीन में गहराई तक जा चुकी थी। अचानक उसने देखा, मिट्टी के भीतर से एक पुराना लोहे का डिब्बा निकला। उसने खोला, अंदर वही हाथों से लिखी आखिरी अधूरी चिट्ठी थी। बेटा, अगर कभी इस पेड़ के नीचे बैठो तो जानना कि ये पेड़ तुझे छांव नहीं दे रहा, मैं दे रही हूं। अमित ने वो चिट्ठी सीने से लगाई और पहली बार मुस्कुराया। नीलम पास आई और बोली, माँ ने फिर खुद को साबित कर दिया। उस दिन के बाद अमित ने एक निर्णय लिया। हर साल गांव में माँ दिवस मनाया जाएगा, जिसमें हर कोई अपनी माँ को एक चिट्ठी लिखेगा। गांव के बच्चे अब नीम के नीचे बैठकर माँ के लिए शब्द लिखते थे। दादी, आप जैसी होनी चाहिए वैसी ही हमारी माँ बने। वो पेड़ अब गांव का दिल बन चुका था। रात में जब हवा चलती तो नीम के पत्तों से वही आवाज़ आती, मैं यहीं हूँ, अपने बेटे के साथ। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई थी। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, अमित ने आंगन में देखा उसकी छोटी बेटी आर्या वही पुराना बक्सा खोल रही थी। उसने मुस्कुराकर पूछा, पापा, ये क्या है? अमित ने कहा, ये तुम्हारी दादी की चिट्ठियां हैं। आर्या बोली, क्या मैंने पढ़ सकती हूँ? अमित ने सिर हिलाया, हाँ, लेकिन याद रखना, इनमें सिर्फ शब्द नहीं, आत्मा है। आर्या ने पहली चिट्ठी खोली, कुछ पंक्तियां पढ़ीं, फिर कहा, पापा, दादी बहुत अच्छी थीं, पर वो क्यों चली गईं? अमित ने धीरे से कहा, क्योंकि कुछ लोग शरीर छोड़ देते हैं ताकि हमें सिखा सकें कैसे जीना है। आर्या ने मुस्कुराकर कहा, तो दादी अब भी यहाँ है? अमित ने नीम की ओर देखा। हवा चली, पत्ते झूमे। उसने कहा, हाँ बेटा, वो कभी नहीं गईं, बस अब वो चिट्ठी बन गई हैं जो हर किसी के दिल तक पहुँचती है। और फिर वो चिट्ठी जो कभी पहुँची नहीं थी, अब हर घर के दिल में पहुँच चुकी थी। हर माँ की याद में, हर बेटे के पछतावे में, हर बहू की माफ़ी में। उस नीम के नीचे अब सिर्फ मिट्टी नहीं थी, वहाँ प्रेम का इतिहास दबा था। और शायद उसी रात जब सब सो रहे थे, किसी ने हवा में धीरे से कहा, बेटा, आज तूने मेरी आखिरी चिट्ठी पूरी कर दी।